बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया में, और लिया एक तारीख़ी शहर है जहाँ के रहने वाले लोग बड़े मेहमान नवाज, बड़े दिलसोज और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ के अखलाक की है जो लोगों के अंदर प्रिजर्व है मेहमान नवाजी के रूप में। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के एतबार से ये बहुत पुराना और तारीख़ी शहर है। 1550 में कमाल खान जो हैं वो इसके फाउंडर थे। सबसे बड़े फाउंडर वही थे जिन्होंने इस टाउन को, तब ये टाउन की हैसियत रखता था, और टाउन को उन्होंने दरियाफ्त किया। अब हम बात करेंगे यहाँ के मामलात पर, यहाँ के क्लाइमेट पर। तो आप जानते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट डेजर्ट हॉट होने की वजह से चेंज होता रहता है। रात काफ़ी सर्द और दिन जो है वो काफ़ी गर्म तरीन रहता है। अब हम बात करते हैं उस शख्सियत की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। 17 ईयर से वो सियासत का हिस्सा हैं। PTI के लिए उन्होंने ग्रास रूट लेवल से वर्क किया। अगर हम कहें कि बानी शख्सियत, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी शख्सियत नाडर बेबाक, जिन्होंने जागीरदारी और सरदारी निज़ाम के अगेंस्ट एक ऐसा अलम बुलंद किया कि उसके साथ उस महवर में खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो निकले। लेकिन बात यह है कि किसी एक बंदे ने ये करेज की और उसको अल्लाह पाक ने चूज़ किया। मेरी मुराद मलिक हाशिम सऊ साहब हैं जो उम्मीदवार MP हैं। उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। वो एक्स UC के नाज़म भी रहे हैं, तहसील के भी नाज़म है। एक मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं जिनके दिल में दर्द दिल है और आवाम के लिए वो स्पेशल दर्द रखते हैं। बात मैं करूँगी यहाँ के फ्लड के बारे में। यू नो वेरी वेल कि इंडस रिवर की वजह से काफ़ी जो है रेड जोन करार दिया गया है इसको, और फ्लड भी आया जिससे काफ़ी जो है पाकिस्तान में ओवरऑल नुकसान हुआ है, जिसमें 1000 जानें कुर्बान हुई हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, नॉट सिर्फ लिया की। पाकिस्तान में 1000 जानों का जो ज़िया हुआ है ये सैलाब ज़दगान की या सैलाब की वजह से है। ये मानसून बारिशों का एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक डैम का ना बनना, काला बाग डैम जो हमारे पास एक बहुत बड़ी सहूलत मैसर है, अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका कि हम उस पर बहुत कम जो है वो एक्सपेंस करके तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसका नाम बनना। उसके साथ साथ हम बात करेंगे मलिक हाशिम साहब की सियासत पर, उनके बानी होने पर, उनके टिकट ना मिलने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन पर भी, कि क्या वजह बनी। हर लिया में एक ऐसा बंदा जो बहुत अच्छे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करता है, तो टिकट का ना देना वजह क्या, जबकि ये एक जमहूरी हक है हर इंसान का। और साथ हम बात करेंगे यहाँ की सियासत पर, और इसी तरह राय लेंगे हम यहाँ के हालात पर और मुल्की हालात पर भी। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मलिक हाशिम सऊ साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू मैडम साहबा, डॉक्टर साहबा, आपका शुक्रिया कि आप गुजरात से अपना GM न्यूज़ की पूरी टीम के साथ जी हमारे सैलाब ज़दगान के हवाले से आप रिपोर्टिंग के लिए इधर पहुंची हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस चैनल को भी तरक्की दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आज से पहले जो कोई ना कर सका, मैं यूँ कहूँगी, वो आपने किया। अल्लाह पाक ने आपको ये इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि ये तो उस पाक ज़ात का फरमान है कि मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहूँ ज़िल्लत दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुमार ऐसे लोगों में है जिनको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त के दायरा कार में रखा है। किस तरह से आपको ख्याल आया सरदारी और जागीरदारी निज़ाम के अगेंस्ट खड़े होने का, जबकि लोगों के जहनों का महवर यही रहा कि हम सरदार के डेरे पर जा रहे हैं, हम जागीरदार के पास जा रहे हैं? कैसे चेंज किया आपने लोगों को? डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये हकीकत है कि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी जो है जी इस मुआशरा के लिए अल्लाह की ज़ात जो है ना, वो जो है ना सब कुछ करने वाली वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो वैसे भी अल्लाह की ज़ात जो है ना इंसान से 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ये जो एहसास पैदा हुआ, ये एक इंसिडेंट था। नेचुरली अल्लाह की ज़ात ने मेरे अंदर वो स्किल्स रख दिए थे जिसका मुझे इल्म नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इंसिडेंट यही हुआ कि मैं अपने बड़े भाई के साथ, मुझे जो है ना सियासतदानों के डेरों पे 1-2 दफ़ा जो है ना जाना पड़ा। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, लॉ का स्टूडेंट था। तो मुझे फील हुआ कि जब उनके डेरों पे गरीब लोग आए, नादार लोग, छोटे किसान,
तो उनके साथ जो जागीरदारों का रवैया था वो इतना डल्टी रवैया था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। तो मैं उसी वक्त अपने भाई को कहा कि हम भाई चलते हैं, मेरा दोस्त आया हुआ है। तो मैं उस बहाने से उस डेरे से निकला और मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ, क्यों ना हो कि इन गरीब मजदूर लोगों के लिए हवाले से मैं भी कुछ करूं। तो वही इंसिडेंट हुआ। मैं समझता हूं कि वो मेरा उधर जाना वो भी अल्लाह की ज़ात की तरफ से एक इशारा था कि मेरे अंदर वो स्किल्स जो है ना उधर जाके जागे हैं। तो उसी दिन से मैं आज तक अपने मज़दूर तबका, छोटे ताजिर, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए दिन रात 17 साल हो गए हैं। तो मैं आज तक एट दिस टाइम मैं उन्हीं काज के लिए उन जागीरदार सरमायादार वडेरों से लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तक लड़ता रहूँगा। सर, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, मैं यूँ कहूँ तो बिल्कुल मुनासिब होगा कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या वजह बनी कि आपको टिकट ना दिया गया? टिकट ना मिलना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने माशाल्लाह से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करके भी आपने अच्छे वोट बैंक था आपका, आपने अच्छे वोट कलेक्ट करिए। क्या वजह बनी थी? बात यह है कि मैं खाकवानी, हमारा जनूबी पंजाब का प्रेसिडेंट था इसहाक खान खाकवानी। जी। तो मैं जब इंटरव्यू में बैठा था तो लिया के जितने भी उम्मीदवार थे वो भी बैठे थे। तो इसहाक खाकवानी ने कहा कि यार हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, तो हमें जो है ना CV वाले लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने उस वक्त भी खाकवानी को यही बात की थी कि देखें, अगर CV पे इलेक्शन लड़ना है तो CV बिलावल की बहुत बड़ी CV है। उसकी माँ वज़ीर आज़म है, उसका नाना वज़ीर आज़म है, उसका बाप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हिस्ट्री है। अगर नवाज शरीफ की CV को देखें तो वो भी 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसका भाई CM पंजाब। मसलन उनकी CV है, मेरे कैद की CV नहीं है। उसका बैकग्राउंड जो है ना वो एक क्रिकेटर था, पॉपुलर इंसान था, ईमानदार इंसान था, इसके अलावा कुछ नहीं था। एट दिस टाइम जो है ना मेरे कैद की पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान को छू रही है। तो आप जो है ना पॉपुलैरिटी को मद्देनज़र रखें, ये CVओं को छोड़ें। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे मद्दे मुकाबिल जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर उन उम्मीदवारों के हवाले से एक आप टीम बना लें जो जाकर जो है ना रिपोर्टिंग करे। अगर मेरे हवाले से लोग कहते हैं कि ये अच्छा उम्मीदवार नहीं है तो मैं विड्रा करूंगा और जिसके हक में होगा मैं उसी के हक में जो है ना कैंपेन भी करूंगा। ठीक है। तो वो इस चीज़ से भाग गया। तो उसके अलावा मुझे जो है ना काफ़ी सारी एविडेंस मेरे पास फिर आ गई कि उसने श्योर शॉट, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये लाइव भी जाएगा, ये खान साहब तक भी जाएगा, ये पूरी दुनिया इसको देखेगी कि खाकवानी साहब ने, ये जहांगीर ग्रुप था, ये अलीम खान, अपना इसहाक खान, अपना वो जहांगीर खान, ये ग्रुप था खानों का। ये खानों के ग्रुप्स ने जो है ना ये श्योर शॉट पैसे लिए हैं। और जो मेरे मद्दे मुकाबले जिसको टिकट मिला था वो एक्स ज़िला नाज़िम था, एक्स MNA था, MPA 2-3 दफ़ा बना था, गुलाम हैदर 3। उसको जब टिकट दिया तो लिया के मज़दूर और किसानों ने फ़ैसला ये किया कि उसके 11 से गलबन 13,000 वोट हैं, मुझे 22,000 वोट विदाउट पैनल, विदाउट टिकट। तो मुझे लोगों ने जो है ना अपने दिल का टिकट भी दिया। उसकी वजह यही है कि हाशिम सऊ आज तक वो PTI के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। मसलन मुझे टिकट भी नहीं दिया, मुझे रिंग से भी बाहर कर दिया, उसके बावजूद भी आज तक मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तो मैं उसी नज़रिए के साथ आज तक अटैच हूँ और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है ना इस नज़रिए के साथ, मैं भी अल्लाह की ज़ात से दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इसी नज़रिए के साथ हमेशा अटैच रहे। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आप मुमताज़ कानूनदान हैं, लोगों को किस तरह से गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कि एक नज़रिया क्या चीज़ है या एक ऐसी एक जो सियासत है वो क्या चीज़ है? लोगों को थोड़ा सा, मैं समझती हूँ कि और शऊर देने की ज़रूरत है। आप अपने हल्के के लोगों को किस तरह अवेयरनेस देंगे? मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे पूरे पंजाब के अंदर लिया जो है सियासी तौर पे बहुत वेल अवेयर एरिया है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है। तो ये एक लिया के एजाज़ की बात भी है कि ये इतनी वेल अवेयर है कि इधर मोहतरमा फातिमा जना
वो भी मेंबर बनी थी। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा वो तो बड़ी दूर की बात है। आज तो लिया कहाँ चला गया है, लिटरेसी के हवाले से लिया आ गया है, अखलाकियात के हवाले से लिया आ गया है, मेहमान नवाजी के जैसे आपने कहा लिया आ गया है, सियासी हवाले से लिया आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक आम से आदमी को, एक मज़दूर के बेटे को अगर लोगों ने 22,000 वोट दिए हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा चेंज क्या हो सकता है। जी बिल्कुल सही। सर, आप अपने लिया की सियासत पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको अपने हल्का की सियासत, लिया की सियासत कैसी लगती है? इसमें मैं समझती हूँ कि 2 MNA जो हैं वो PTI के हैं, 1 MP PTI के हैं, बाकी जो 4 हैं वो MPs जो बने हैं वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हैं। PDM बामुकाबला PTI होगा इस दफ़ा, कैसा रिजल्ट नज़र आता है आपको? देखें, बात यह है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पोजीशन अपनी अपनी होती है। सबसे पहले जो पिछला अपना 2018 का इलेक्शन था, इसमें 2-3 बंदे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीते थे। एक मुस्लिम लीग के टिकट पे जीता था, एक PTI के टिकट पे जीता था। तो जो आज़ाद थे वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो के फिर PTI की हुकूमत में 3-4 साल उसी ग्रुप में काम करते रहे। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर लिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अच्छे फ़ैसले किए तो मैं ये श्योर करता हूँ कि अगर उन्होंने खान साहब ने अपने नज़रियात के मुताबिक जो नैरेटिव है, जो बयानियाँ है, अगर अपने नज़रिया से हटकर अगर फ़ैसला किया तो लिया इतना वेल अवेयर है कि अगर गलत फ़ैसला हुआ तो ये सपोर्ट शायद ना करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने। सर, हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी का जो बयानिया है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, क्या लगता है आपको इसमें कोई डकी छुपी सियासत है या एक वाकई पाकिस्तान की तहरीक की या क्या में पाकिस्तान की या पाकिस्तान की बका की बात हो रही है? जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान भी एक आज़ाद रियासत की बुनियादों पे बना था। तो जब आज़ाद जो है ना नज़रियात पे एक रियासत कायम हुई थी, लोगों के माइंड के अंदर आज़ादी जो है ना वो घूमती रहती है। तो जब भी शायद ये इमरान खान साहब जो है ना, इसके अलावा भी अगर आज़ादी की बात कोई भी करता है तो ये कौम उसके साथ खड़ी हो जाती है। अगर आज खान साहब ने ये बात की है तो कौम इसके साथ है और इंशाअल्लाह ये कौम आज़ाद होकर रहेगी। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आपका इलाका मुतासर है, यहाँ से कुछ किलोमीटर डिस्टेंस, चूँकि एक्यूरेट फिगर मुझे मालूम नहीं, आप नाज़रीन को आगाही दे दीजिएगा कि हर साल 2010 में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेल आया था जिससे काफ़ी तबाही हुई थी और अभी भी तकरीबन, चलें उस तरह का तो नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा आए तो, लेकिन फिर भी सैलाब ज़दगान काफ़ी लोग मुतासर हैं, जो 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासर है। क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या खिदमत पेश की है इस पर? इसमें डॉक्टर साहब बात यह है कि मैं फ़र्द वहद जितना कर सकता हूँ, शायद आपने नशेबी इलाका में आपने विज़िट भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे किया होगा। तो मुझसे जितना हो सकता है पिक एंड ड्रॉप के हवाले से, ये जहाँ डाला नहीं जा सकता, शाहजोर नहीं जा सकता, गाड़ी जीप नहीं जा सकती, वहाँ मैंने ट्रैक्टर ट्रालियों का इंतज़ाम कराया है। इट मीन जितना मुझसे हो सकता है। आज भी मेरी टीम जो है ना वो गई हुई है, तो वो बाकायदा उन्होंने मुख्तलिफ मौजू में जाकर, बस्तियों में जाकर बाकायदा ऐलानात करवाए हैं और उनको जो है ना बाहर निकालने के लिए, और मैंने जो है ना उनको ये भी कहा है कि अगर किसी के पास जगह नहीं है, कोई जानवर की का रिहाइश का मसला है, उनके चारे का मसला है, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैं भी आपके साथ बैठ के वही खाना खाऊँगा, मेरे जानवर भी वही खाएँगे जो आपके जानवर खाएँगे। तो मैं उनको ये भी दावत दी है, बाकायदा ऐलानात करवाए हैं और पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला जो है ना दूसरा तीसरा दिन है वो भी मेरा चल रहा है। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है, एक बहुत बड़ा जनूबी पंजाब का मुतालबा एक अलहदा सूबे का था जिसमें सेक्रेटेरिएट भी बना जनूबी पंजाब का और उसमें कंटिन्यूटी नहीं हो सकी, क्या कहना चाहेंगे इस अमल के बारे में? क्या आपको लगता है ये सियासतदानों का एक मिली बगत है या वाकई चाहते हैं कि एक अलग सूबा हो? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो हमारा सेपरेट सूबे की बात है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों की नाअहली है। देखें, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक थाना हो
तो वो एक SHO पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल सही तरीके से नहीं कर सकेगा। हमारा 63% आबादी पे एक सूबा है, तो उस अगर सूबे को जनूबी पंजाब के हवाले से अगर सेपरेट किया जाए, उसका एक CM सेपरेट हो, उसका पूरा सिस्टम सेपरेट हो, तो मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के लोगों के लिए वो उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। हमारा एक अलहदा जो है ना जॉब्स का मामला हल हो जाएगा, हमारी जो इनकम होती है मसलन हमारा सोर्स ऑफ इनकम ज़राअत के हवाले से है, वो भी हमारा जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज अगर आप देखें कि लिया के हवाले से ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब को मैं कह देता हूँ, जनूबी पंजाब का क्वेश्चन है, जनूबी पंजाब के जितने मज़दूर हैं आपको फैसलाबाद मिलेंगे, आपको पिंडी में मिलेंगे, आपको लाहौर में मिलेंगे, आपको कराची में मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब का जो मज़दूर है वो हर डिस्ट्रिक्ट में काम करता आपको नज़र आएगा। और हमारे जनूबी पंजाब को वसाइल की कमी देकर ये एहसास दिलवाया है कि यार आप जो है ना बिल्कुल एक लोअर डिस्ट्रिक्ट, आपका पाकिस्तान के लोगों से ताल्लुक़ नहीं है, आपका पूरे सूबे से ताल्लुक़ नहीं है, एहसास मरहूमी में डाल दिया है। हालांकि जनूबी पंजाब के लोगों में अगर आप स्किल्स देखें, गट्स देखें, उनकी तालीम के हवाले से देखें, सियासी शऊर के हवाले से देखें, तो वो बहुत आगे हैं। तो अगर ये सूबा हमें दिया जाए, मैं समझता हूँ कि हमारी नस्लों के लिए, और जो जिस हुकूमत के अंदर ये सूबा सेपरेट दे दिया गया तो उनकी भी नस्लों को दुआएं देंगे ये लोग। तो हमारा जो है ना आना जाना, लाहौर तक आना जाना मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट के हवाले से अगर एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर को देख लें, फैसलाबाद को देख लें, पिंडी को देख लें, एक डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट होती है उसके बराबर पूरे सूबे की डेवलपमेंट होती है। ये हमारा राइट खाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तहसील के जब आप नाज़िम रहे हैं तो सर आपने कौन कौन सी खिदमत अपनी तहसील जो लिया उसके लिए की थी और किस तरह से आपने इसमें तरक्याती काम किए? उस वक्त मैं तहसील नायब नाज़िम था, स्पीकर था, कस्टोडियन था हाउस का। जी जी। तो जो मेरी लड़ाई थी जागीरदार और वडेरों के हवाले से, वही लड़ाई का नतीजा कोई मैं तकरीबन कोई 6-7 माह एक मैंने अपना मिनी बजट उसको पास करवाया। उसके बाद मेरा नो कॉन्फिडेंस वो ये रोले पड़ गए। तो उस 6-7 महीनों के अंदर जो है ना मैं सिटी के अंदर मेरा सफाई का निज़ाम बेहतरीन हो गया था, मैंने बिल्कुल फिट करवाया। उस शक्कर मशीनें कोई कमी थी वो मंगवाई। इट मीन्स के हमारे दौर के अंदर सिटी के अंदर जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके अंदर बेहतरीन निज़ाम चल रहा था और हर यूनियन काउंसिल के अंदर हमारा एक सेटअप था। उसकी डेवलपमेंट के हवाले से पूरी तहसील के अंदर हर यूनियन काउंसिल के में बराबर उसके जो ना फंड्स की तकसीम होती थी। जो भी तहसील का यही नाली सोलंग का काम होता है और छोटी छोटी सड़कात होती हैं वही काम होता है। मेगा प्रोजेक्ट वो तहसील के हवाले से ना हमारे पास इतने कोई फ़ंड थे ना होते हैं। वैसे ये पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत के हवाले से जो है ना ये फ़ंड होते हैं। ये तो MP MNA जो बनते हैं उनका हक है, वो लामाला लेके आएँ और लिए के मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल सही। बल्दियात जो है ये हमारे इलाकों की पहचान है। पंचायत हो या बल्दियात का निज़ाम हो या बाकी निज़ाम की बात हो, जिस तरह से पंजाब को निगलेक्ट किया जा रहा है, पूरे पंजाब की बात कर रही हूँ, जनूबी पंजाब हो या शमाली पंजाब हो, कि यहाँ बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो और जो काम है वो ग्रास रूट लेवल पर आए? आज मैं ये बात शायद आपने काफ़ी सारे डॉक्टर साहबा इंटरव्यू किए होंगे। जी जी। तो मैं एक मुनफरिद आपको बात बताने लगा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो बल्दियात है ना इसके ख़िलाफ़ पार्लिमानी क्लास है। जो MPA और MNA वडेरे बन के जाते हैं ना वो चाहते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम नहीं होना चाहिए। क्यों ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जब UC लेवल पे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में नए लोग इंटर होते हैं और जिनके अंदर स्किल्स होते हैं नया कैंडिडेचर पैदा करते हैं। मैं समझता हूं कि आपने पूरे पंजाब को, पाकिस्तान को विज़िट करें। जो आज नई असम्बलियां हैं इसके अंदर तकरीबन 50% नए लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे जो किसी तहसील में अगर उनकी जगह बनी है, इलेक्शन लड़ा है, उनके अंदर वो स्किल्स हैं वो आगे गए हैं। अगर कोई यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा है उनके अंदर स्किल्स थे वो आगे चला गया है। तो इट मीन्स के पुराने ख़ानदानों को बड़ा लॉस हुआ है कि सियासत जो है ना घर घर चली गई है। हर दरवाजे पे सियासत ने जाकर दस्तक दी है। उस दस्तक से अंदर से अगर कोई सोबर आवाज़ आई है तो वो आवाज़ जागीरदार और सरमायादारों के लिए बड़ी खतरनाक आवाज़ थी। इस वजह
वजह से ये पार्लियामेंट में जाकर ये कहते हैं कि यार ये बल्दियाती निज़ाम को जो है ना ये नहीं होना चाहिए। देखिए अब इमरान खान के दौर के अंदर आप देखें कि बल्दियाती सिस्टम को नहीं चलाया गया, और उससे पहले मैं समझता हूँ कि अगर बल्दियाती सिस्टम मुशर्रफ दौर के, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बल्दियाती सिस्टम अच्छा था, सेटअप भी अच्छा था, और उसका रिज़ल्ट यही निकला है कि उसके अंदर सियासतदानों की जो है ना कैंडिडेचर बिल्ट हुआ है, और डेवलपमेंट के हवाले से आम बंदे के दरवाजे तक उनके मामलात हल हुए हैं। एक यूनियन काउंसिल का जब नाज़िम होता है, नायब नाज़िम होता है, उसके साथ पूरी उनके काउंसलर्स की जो है ना टीम होती है, असम्बली होती है, उसमें जाकर अगर किसी का छोटा मोटा मामला है, कोई विरासत का मामला है, कोई बनने का मामला है, कोई जायदाद का है, कोई छोटी मोटी लड़ाई का मामला है, वो अपने यूनियन काउंसिल में एक मसालती काउंसिल होती है, उसमें जाके उनका तकरीबन 80% मामलात सॉल्व हो जाते हैं, 20% कोर्ट में जाते हैं। मैं एक प्रैक्टिशनर वकील हूँ, मैं समझता हूँ कि उस दौर के अंदर जहाँ बल्दियाती सिस्टम है, उस दौर के अंदर कोर्ट कार्रवाई भी स्लो हो जाती है। अगर बल्दियाती निज़ाम नहीं है तो ये कोर्ट कार्रवाई में इजाफा होता है, केसेस जो है ना आए रोज़ बनते हैं, थानों में रश होता है। ये रश ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन तरीका है कि बल्दियात को प्रमोट किया जाए और अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पे ये सियासत नए कैंडिडेचर को रोकने के लिए ये जो तालिब इल्म कोई कॉलेजों में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त यूनियन होती थी, उसको स्टॉप किया गया है। ये भी एक माइंड सेट है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड यूनियन है, उसको स्टॉप किया गया है, ये भी एक माइंड सेट है। तो इस माइंड सेट के हवाले से ये उनकी सोच को कता किया गया है, उसको जो दबाया गया है कि आप देखें, आप जहांगीर बदर को देखें, ख्वाजा साद रफीक को देखें, जवेद मखदूम जवेद हाशमी को देखें, तो ये एग्जांपल्स हैं, ये सारे स्टूडेंट लीडर थे। बिल्कुल। अगर किसी सब आप जिस तरह से कानूनदान हैं और बार और बेंच का जो रिलेशन है, मैं समझती हूँ कि जस्टिस के लिए बहुत मेन करैक्टर अदा करता है। कुछ यंगर जो हैं, यंगस्टर हैं, उनके साथ एटीट्यूड कैसा होता है। मैं कहती हूँ कि सियासत से हटकर थोड़ी सी ला पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका ये प्रोफेशन भी है। तो बार और बेंच का जो रिज़ल्ट है सर, और कैसा रिज़ल्ट निकलता है, और बार और बेंच के जो आपस में एक रिलेशनशिप है, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बार और बेंच का रिलेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर बेस्ट है, और ये रिलेशन होना चाहिए। अगर बार और बेंच के अंदर अगर आपको फ्रैक्शन नज़र आती है तो लामहला उसका जो इंसाफ का मामला होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वकील और जज की जो है ना आपस में अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल उसने दलाइल देने हैं, उसको जज को पता है कि यार मैंने इसकी दलाइल सुनने हैं और मेरिट पे फैसला देना है, तो वो इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर उनके बार और बेंच में इख्तलाफात होंगे तो पाकिस्तानी अवाम को उसका रिलीफ मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से नहीं मिल सकेगा। और पाकिस्तान के अंदर बार और बेंच का रिलेशन जो है वो आज अच्छा है। हाँ, अगर ये जो एलीट क्लास के मामलात हैं, अगर उसमें अगर इंटरफेरेंस ना हो, तो मैं समझता हूँ कि क्या बात है, हमारा सिस्टम अच्छा चलेगा। इंटरफेरेंस सवाल करती हूँ थोड़ा सा आपके लीडर और पाकिस्तान की एक नौजवानों की उम्मीद पर, चूँकि नौजवानों की उम्मीद है, कोई माने या ना माने, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस में जो गिरफ्तारी का डिफरेंट पैटर्न चल रहा है, क्या ये सियासी इंतकाम है या वाकई कहीं आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कल्प्रिट हैं इसके? मैं लड़के को गिरफ्तार करते हैं, जो पॉपुलैरिटी है वो खाना जंगी की तरफ जा सकती है, नंबर 1। अगर इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है देन भी रिएक्शन आना है, और रिएक्शन जो है मैं समझता हूँ वो PDM के लिए नुकसानदेह है। इस रिएक्शन से बचने के लिए अगर ये PDM कोई ज़हीन है, कोई अच्छा काम करना, अपना फ़ायदा करने वाले हैं, तो ये काम ना करें। सर, लास्ट में आप अपने ही हलके के लोगों को और ऐसे लोगों को जो इस वक्त सलाबज़दगान हैं, मुतासरीन हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैडम साहबा, थैंक यू। मैं अपने लइये की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ठीक है, आपको इल्म है कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, तो आप जो दरियाई इलाका के अंदर एट दिस टाइम भी मौजूद हैं, तो आप फ़ौरन बाहर आएँ। हमारी टीम भी लगी हुई है, आपको जहां आप चाहते हैं
वहाँ आपको पहुँचाने के लिए भी वो अपना सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप मेरे गरीब खाने पे आ जाएं, आपको खाना भी दूंगा, आपके जानवरों को वही चारा दूंगा जो मेरे जानवर खा रहे हैं, वही खाना आप खाएंगे जो हाशिम साहब खाएगा। इकट्ठे बैठ के खाएंगे। जो मुसीबत के 2-4 दिन हैं इंशाल्लाह ये गुजर जाएंगे, फिर अपने आप वतन पे चले जाना। तो इसके अलावा अगर जो लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं तो मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी सर्विसेज को तेज़ करके अपने बोर्ड को उनके जो है ना वो जगह पे ले जाएं जिनका आने का रास्ता नहीं है, डाला नहीं जा सकता, ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकती, उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए आप अपने बोर्ड को भेजें, वो कश्तियाँ जाकर उनको बाहर निकालें। अगर उनके मामलात उधर गुजारा हो रहा है, अगर कोई अपने घर को अकेला, ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, जिसके घर के अंदर 5-6 लाख का सामान पड़ा है, वो गरीब आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कि यार मेरे बच्चे चले गए हैं, मैं इधर हूँ। अगर वो नहीं है तो उधर खैमा, अगर मकान गिर गए हैं तो खैमा उधर ही पहुँचाएँ और उनका खुराक का बंदोबस्त कश्तियों के ज़रिए उधर ही उनको जो है ना सपोर्ट करें। तो मैं अपनी कौम को, अपने इलाके, अपने वसेब को, सैलाब-ज़दगान को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, आप हौसला और तहम्मुल से आप अपने जो है ना सैलाबी एरिया से निकल कर खुशकी की तरफ आप तशरीफ़ ले आएँ। और आप हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका, और मैं हुकूमत वक्त को भी कहता हूँ कि आप भी जो है ना उनकी हौसला अफजाई करें और इज़्ज़त एहतराम के साथ जो आपने कैंप बनाए हैं उन कैंप के अंदर उनको रखें, उनको अपनी माँ बहनों जैसा रखें और उनको खुराक अच्छे तरीके से जो है ना मेन्यू के साथ आपने लगाया हुआ है उस मेन्यू के साथ उनको खाना दें और उनकी हौसला अफजाई करें। ये 2-3 दिन के मसला है और इंशाल्लाह ये मेरे वतन के लोग जो है ना अपने घरों में जल्द, इंशाल्लाह मैं दुआ गो भी हूँ और ये जल्द अपने घरों में वापस चले जाएं इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक हाशिम सऊद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने अपने इलाके के लोगों को, लिया के लोगों को जो मुतासरीन हैं, जो नशेबी इलाके के रहने वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा मुतासरीन हैं। नो डाउट ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास जितना भी सामान हो, कोई भी अपना घर इतना आसानी से नहीं छोड़ता, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती आपकी जान है। अगर आप अपनी जान बचा सकते हैं तो इससे बड़ा कोई अमल नहीं है। चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में फिर भी मिल जाती है, लेकिन जान अगर एक दफ़ा चली जाए तो फिर हमारा कोई ऐसा ईमान तो हिंदू की तरह है नहीं कि हम एक और जन्म ले लेंगे। सो इसी जन्म में आपको अपने आप को सेव करना है, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हकूक़ुल इबाद एक ऐसा हकूक़ है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क को, हमारी कौम को हम जैसे और मलिक हाशिम साहब जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो हकूक़ुल इबाद पर काम करना चाहते हैं। मैंने सैलाबी इलाका सारा विज़िट किया। विज़िट करने पर पता चला कि कुछ सियासतदान आए ज़रूर हैं, लेकिन कुछ पानी की बोतलें और बिरयानी बांट कर चले गए हैं। लेकिन एक वाहिद हस्ती मलिक हाशिम सऊद साहब हैं जिनके वहाँ कैंप भी मौजूद हैं, जो मेडिकल फैसिलिटेशन भी दे रहे हैं और साथ खाने के लिए भी वो जो भी बन सकता है वो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और चारे के लिए भी जो गरीब किसान हैं जिनके पास जानवर हैं उनके चारे का भी उन्होंने बंदोबस्त किया है। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ है कि हज़राए करम प्लीज़ इस पाकिस्तान पर रहम करें। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें वो तमाम सहूलियात हैं जो पाकिस्तान के सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अल्लाह पाक ने एक गिफ्ट की तरह हमें नवाजा है। प्लीज़ कालाबाग डैम पर फोकस किया जाए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं चाहती हूँ कि चौधरी साहब भी इसके बारे में रिक्वेस्ट करें, क्योंकि 3 जगह पर आपको दीवारें अल्लाह पाक ने दी हुई हैं, उसमें सिर्फ एक बनाने की ज़रूरत है। जो सब क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम साहबा, डॉक्टर साहबा, बात यह है कि ये सवाल वैसे आपको शायद भूल गया था। जी। तो बात यह है कि कालाबाग डैम, मैं हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने आपको ऐसा एक एरिया दिया है। 3 साइडों पे अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए हैं और एक साइड पे दीवार खड़ी होनी है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हो सकता है ये गलत है, सही है, उम्मीद है कि मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि ये 90 लाख क्यूसिक जो है इस कालाबाग डैम के अंदर स्टोर हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कालाबाग डैम बन जाएगा, ये हमारी सिंध की जो अराज़ी है ये काबिल काश्त हो जाएगी, मखलूक खुदा का नुकसान नहीं होगा, हमारी नहर की वाराबंदी ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान की टोटल अराज़ी सैराब होगी। और जब वाराबंदी ख़त्म होगी तो हमारा डीज़ल का अखराजात ख़त्म हो जाएंगे।
जब डीज़ल के अखराजात ख़त्म होंगे तो काश्त पे हमारे जो है ना इन्वेस्टमेंट कम होगी, अर्निंग हमारी ज़्यादा होगी और मुल्क तरक्की करेगा। तीसरे नंबर पे हमारी बिजली फ्री होगी, हम बिजली देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। जिस तरह साहू साहब ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है एक्यूरेट बिल्कुल वैसी ही है। पता नहीं इस अलमिया या सवाल ये पैदा होता है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कालाबाग डैम बनने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हर साल जो हैं हज़ारों जाने, जिस तरह अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1000 लोग जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, पानी की नज़र हो चुके हैं, दरिया दोज़ हो चुके हैं। क्या हम इसीलिए इस पाकिस्तान पर सरज़मीन पर पैदा हुए हैं कि ऐसी ही आफात को, ऐसे ही डिसास्टर को बर्दाश्त करें? नहीं, हम आगे बढ़कर अपने मुकद्दर को बदल सकते हैं और उसके बदलने के लिए बिल्कुल ऐसे ही स्टैंड लेना होगा जिस तरह इस वक्त एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।